अध्याय 9, फायदा नंबर 7, पैसों के लिए काम नहीं करना। 2002 में एक टॉक रेडियो प्रोग्राम में मुझसे एक श्रोता ने यह सवाल पूछा। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूं जो एक बड़ी कंपनी सिलिकॉन वैली कंप्यूटर कंपनी के लिए काम करता हूं। जैसे आप जानते हैं यह उद्योग बुरी तरह ध्वस्त हो गया है, खास तौर पर यहाँ कैलिफोर्निया में। मुझे नौकरी से नहीं निकाला गया है, परंतु मुझे अपनी तनख्वाह कम करने के लिए और कम घंटे काम करने के लिए कहा गया है। आप जानते हैं यहाँ पर वे एरिया में रियल एस्टेट कितनी महंगी है। मेरे मार्टगेज का पेमेंट लगभग उतना ही होगा जितनी की कटौती के बाद मिलने वाली मेरी तनख्वाह। मुझे डर है कि अगर मेरी तनख्वाह में मुझे एक कटौती और करनी पड़ी तो शायद मैं घर से हाथ धो बैठूंगा। इसके अलावा मेरा रिटायरमेंट प्लान, मेरा 401 के लगभग मिट्टी में मिल चुका है। मुझे क्या करना चाहिए? आपने अपना घर बेचने की कोशिश की? मेरा पहला सवाल था। हाँ, श्रोता ने कहा। समस्या यह है कि घर की कीमत इतनी घट गई है कि घर का जितना मूल्य है उससे ज्यादा उस पर कर्ज है। अगर मुझे उसे बेचना पड़ेगा तो मुझे खरीदार के पैसे मिलने के बजाय उसे कुछ पैसे देने पड़ेंगे। फिर मेरे पास ये समस्या रहेगी कि मैं कहाँ रहूं। मकान किराया उतना ही तगड़ा है जितनी की मॉर्टगेज की पेमेंट। आपकी पत्नी क्या करती हैं? मैंने पूछा। वो एक झूला घर में काम करती हैं। झूला घर में भी समस्या आ रही है क्योंकि बहुत से परिवार उस इलाके से बाहर चले गए हैं। उसकी नौकरी सुरक्षित है परंतु वे उसे अधिक पैसे नहीं देते। वे ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरी की तलाश क्यों नहीं कर रही? मैंने पूछा। उसकी तो इच्छा है, परंतु झूला घर में काम करने का एक लाभ यह है कि हमारी 2 बच्चे वहाँ पर मुफ्त में रह लेते हैं। अगर उसे बच्चों को संभालने के लिए इंतजाम करना पड़े तो उसमें लगभग उतना ही खर्च आएगा जितनी की उसकी दूसरी कंपनी में तनख्वाह मिलेगी। क्या आपने कोई पार्ट टाइम बिजनेस करने के बारे में सोचा है जिसे घर पर ही शुरू किया जा सके? मैंने आपको बताया है कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। बिना पैसे के हम बिजनेस किस तरह शुरू कर सकते हैं? क्या आपने और आपकी पत्नी ने घर पर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने के बारे में विचार किया है? वहाँ पर शुरू करने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती और वे आपकी प्रशिक्षण भी करेंगे। मैंने पूछा। अरे हाँ, हमने उन स्कैम पर विचार किया है। वे कुछ पैसे नहीं देते। वे हमें यह उम्मीद कराते हैं कि हम बिना पैसे कमाए 2 या 3 साल तक काम करते रहें। हमें पैसे आज चाहिए, आज से 2 या 3 साल बाद नहीं। रेडियो प्रोग्राम के मेजबान ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए हमें बताया कि उसके कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। उस श्रोता और मेरे विचार का सवाल अधूरा ही रह गया, वो कभी पूरा ही नहीं हो पाया। मैं इस रेडियो इंटरव्यू का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह मूलभूत जीवन मूल्यों के अंतर को स्पष्ट रूप से चिंतन करता है। श्रोता को स्पष्ट रूप से धन की आवश्यकता है और मुझे उससे पूरी सहानुभूति है। जैसा आप में से कुछ जानते हैं, मेरी पत्नी और मैं दिवालिया रह चुके हैं। कुछ सप्ताह तक तो हम बेघर भी हो गए थे। इसलिए मैं जानता हूँ कि पैसे की जरूरत कैसी होती है। परंतु अगर 10 साल से भी कम समय में किम और मैं आर्थिक रूप से आजाद हो गए तो इसका कारण सिर्फ यह था कि हम धन और संपत्ति के अंतर को जानते थे। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं कि दिवालियापन से आर्थिक आजादी के सफर को 10 साल से कम अवधि में पूरा किया तो यह कहानी रिच डैड रिटायर यंग रिटायर रिच में बताई गई है। इसके अलावा रिच डैड सीरीज की पुस्तक रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट शुरू ही वहां से होती है जब 1985 में किम और मैं बेघर थे, जो हमारा सबसे बुरा वर्ष था। मैं इन 2 पुस्तकों का जिक्र आप में से उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिन्होंने इस बात में संदेह हो कि दिवालियापन और धन के अभाव की मुझे पर्याप्त समझ है। दोनों ही पुस्तकें यह बताती हैं कि हम अपने आर्थिक दलदल से कैसे बाहर निकले। मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि किम और मैं जानते हैं कि पैसे का अभाव क्या होता है और इसीलिए हम अमीर बनना तथा आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना अधिक पसंद करते हैं। हमारे लिए पर्याप्त धन के बिना जिंदा रहना जीने का एक भयंकर तरीका है। इससे हमें आर्थिक दृष्टि से नुकसान पहुंचाने के अलावा भी और कई तरह के चोट पहुंचाई। पैसे की कमी ने हमारे विवाह, आत्मविश्वास और आत्म स्वाभिमान की भी परीक्षा ली। जीने के 3 तरीके। रेडियो कार्यक्रम खत्म होने के काफी समय बाद भी मेरे मन में उस फोन करने वाले युवा पिता का सवाल घुमड़ता रहा। जैसे पिछले अध्याय में बताया गया है, हम एक दूसरे से आत्मा या भाव से भाव की बात कर सकते हैं। इसी प्रक्रम में हमारे सप्रेम की बेब लेगथन डर का भाव था। मैं उसके डर को महसूस कर सकता था और यह महसूस करते समय मुझे इससे कष्ट हो रहा था। मैं निश्चित रूप से जानता था कि यह डर कैसा होता है। इस अध्याय में जिस फायदे का वर्णन है दरअसल वो भावनाओं के बारे में है। किम और मैं व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि जब पैसे की बात आती है तो 3 भावनाएं होती हैं और उन भावनाओं के साथ जीने के 3 अलग अलग तरीके होते हैं। वे भावनाएं हैं। पहला, डर की भावना। किम और मैं बेघर तथा गरीब थे तो डर की भावना के कारण हमें लकवा मार गया था।
यह भावना इतनी गहरी थी कि इसने हमारे पूरे शरीर को सुन्न कर दिया। यही वो भावना थी जो मुझे उस युवा पिता से फोन पर बात करते समय महसूस हुई। यही वो भावना थी जो मुझे बचपन में अपने परिवार के बीच बड़े होते समय महसूस हुई थी। मेरे माता पिता गरीब थे और अधिकतर मौके पर उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते थे। पर्याप्त पैसे नहीं होने की भावना मेरे बचपन में अधिकतर समय हमारे परिवार के सिर पर तलवार की तरह लटकती रहती थी। दूसरा, क्रोध और कुंठा की भावना। जीने का दूसरा तरीका क्रोध या कुंठा के भावना के साथ उठना और काम पर जाना है, खास तौर पर तब जब आप किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हो। जो व्यक्ति इस भावना के साथ रहता है उसके पास एक अच्छी नौकरी और अच्छी तनख्वाह हो सकती है, परंतु वो काम करना बंद नहीं कर सकता और यहाँ से कुंठा शुरू होती है। वे जानता है कि अगर वे थक गए तो जिस दुनिया में वे रह रहे हैं वह ढह जाएगी। इस तरह वे लोग यह कह सकते हैं, मैं छोड़ नहीं सकता। अगर मैं छोड़ूंगा तो बैंक मेरे यहाँ धावा बोल देगा और मेरी हर चीज़ ले जाएगा। ये लोग अक्सर कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, अगली छुट्टियों तक इंतजार करो या रिटायरमेंट में केवल 10 साल बचे हैं। तीसरा, खुशी, शांति और संतुष्टि की भावना। जीने का तीसरा तरीका है मन की शांति के साथ जीना। ये जानते हुए कि चाहे आप काम करें या नहीं, आपके पास काफ़ी पैसे आते रहेंगे। 1994 में जब किम और मैंने अपना बिजनेस बेचा और हम रिटायर्ड हुए, तब से हम इसी भावना के साथ जी रहे हैं। तब किम 37 वर्ष की थी और मैं 47 वर्ष का। मेरे लिए एक ऐसी भावना है, जीने का ऐसा तरीका है जो इतना मूल्यवान है कि इसे हासिल करने की कोशिश की जानी चाहिए। हालांकि आज हम भी काम करते हैं, परंतु हम मजबूरी में काम नहीं करते। हम जानते हैं कि हमें काम करने की जरूरत नहीं है। हम किसी भी समय काम करना बंद कर सकते हैं और इसके बाद भी हमारे पास जीवन भर पर्याप्त से अधिक पैसे आते रहेंगे। यह बहुत ही सुखद भाव है। धन और संपत्ति के बीच का अंतर। रेडियो इंटरव्यू के दौरान मैं उस युवा पिता को यह कहना चाहता था कि अगर वो धन के लिए काम करना जारी रखेगा तो उसकी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। जब मैंने उसे यह सुझाव दिया कि वह अपनी पत्नी के साथ पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करे, तो इसके पीछे यह कारण था कि वे सिर्फ आर्थिक तनख्वाह पाने की कोशिश करने के बजाय संपत्ति हासिल करने के लिए मेहनत करें। जब उसने कहा, अरे हाँ, हमने उस स्कैम पर विचार किया है, वे कुछ पैसे नहीं देते, वे हमसे यह उम्मीद करते हैं कि हम बिना पैसे कमाए 2 या 3 साल तक काम करते रहें। हमें पैसे आज चाहिए, आज से 2 या 3 साल बाद नहीं। तो मैं ये जानता था कि अगर उसने अपने जीवन की क्वालिटी को सुधारना था तो उसे अपने जीवन मूल्य को बदलने की जरूरत थी। दूसरे शब्दों में, मेरे मन में कोई शंका नहीं थी कि अगर वह और उसकी पत्नी अनंत अधिक धन हासिल कर लेंगे तो वे एक नया जीवन शुरू कर सकेंगे। मुझे संदेह है कि अगर उन्हें अपने मूलभूत जीवन मूल्य नहीं बदले तो वे हमेशा जीवन #2 में अपनी बची हुई जिंदगी गुजार देंगे और वे जीवन भर गुस्से और कुंठा से भरे रहेंगे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने संपत्ति के बजाय धन के लिए काम करने का विकल्प चुना था। संपत्ति क्या है? मेरी पिछली पुस्तकों और दूसरे रिच डैड प्रोडक्ट्स में मैंने जिक्र किया था कि संपत्ति धन में नहीं नापी जाती बल्कि समय में नापी जाती है। हमारी परिभाषा है जिसके सहारे वो आगे आने वाले इतने दिनों तक जिंदा रह सकता है। जैसे मैंने कहा, संपत्ति समय में नापी जाती है। उदाहरण के लिए, अगर मेरे नाम पर कुल जमा $1000 की बचत हो और मेरे जीवन जाचन का खर्च प्रतिदिन $100 हो तो मेरी संपत्ति 10 दिन की है। अगर मेरे खर्च $50 प्रतिदिन है तो मेरी संपत्ति 20 दिन होगी। संपत्ति की परिभाषा को समझने के लिए यह एक अति सरलीकृत उदाहरण है और संपत्ति धन के बजाय समय में नापी जाती है। स्वास्थ्य और संपत्ति एक जैसे हैं क्योंकि दोनों को ही समय में नापी जाती है। हम सभी ने इस तरह की कहानियां सुनी हैं कि डॉक्टर किसी से कहता है, तुम्हारे पास जिंदा रहने के लिए 6 महीने बचे हैं। डॉक्टर मरीज को उसके स्वास्थ्य का अनुमान समय के पैमाने पर दे रहा है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो आर्थिक रूप से इतना पीछे है कि वो अपनी संपत्ति को यह कहकर नापता है, मैं -2 महीने की संपत्ति का स्वामी हूँ। दूसरे शब्दों में, वो सचमुच उधार लिए हुए समय और उधार लिए हुए धन पर जी रहा है। यह कहा गया है कि औसतन अमेरिकी परिवार आर्थिक विनाश के 3 तनख्वाह भी कम दूर रहता है। अगर औसत तनख्वाह की अवधि 2 सप्ताह या 4 दिन है तो इसका अर्थ है कि औसतन अमेरिकी परिवार 44 दिनों की संपत्ति का स्वामी होता है। उसके बाद उसका जीवन स्तर घट जाता है। संपत्ति के बजाय धन के लिए काम करते समय यही समस्या आती है। आगे बढ़ने से पहले शायद आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, अगर आपकी शादीशुदा हो तो आपके जीवन साथी और आप आज काम करना बंद कर दूं तो मैं कितने दिनों तक आर्थिक रूप से जीवित रह सकूंगा? आपका जो जवाब होगा
या आपकी संपत्ति होगी। अच्छी खबर यह है कि चाहे आप आज अधिक धन ना भी कमाते हैं तो भी आपकी दौलत बहुत बढ़ सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको संपत्ति के लिए काम करना सिखाती है। विभिन्न नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के शोध के दौरान मैंने पाया कि वक्ताओं को जीवन मूल्यों के जिस बिंदु पर स्पष्ट करने में सबसे ज्यादा मुश्किल आती थी वह था संपत्ति के लिए काम करना और धन के लिए काम करने का अंतर। एक बार मैं जिस मीटिंग में गया वहाँ पर एक अतिथि ने अपने हाथ उठाए और पूछा, मैं कितना धन कमा लूंगा। दुर्भाग्य से मीटिंग में प्रस्तुति दे रही व्यक्ति ने अच्छी तरह इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि बिजनेस बनाने और नौकरी करने में कितना फर्क होता है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि धन और संपत्ति के बीच में अंतर को उसने ठीक से नहीं समझाया। मुझे ऐसा लगा कि ज्यादातर लोगों को जो जवाब सुनने को मिला उससे वो चकरा गए और कुटित हुए। वक्ता ने एक जवाब यह दिया, आपकी आमदनी असीमित होगी। इस जवाब के साथ समस्या यह है कि मीटिंग में भाग ले रहे ज्यादातर लोग असीमित आमदनी की तलाश नहीं कर रहे थे, बल्कि हर महीने $1000 से लेकर $3000 की अंतरित कमाई के अवसर के बारे में सोच रहे थे। मेरे विचार से वे अब भी संपत्ति के बजाय धन के संदर्भ में सोच रहे हैं। दूसरे शब्दों में, धन दो प्रकार का होता है। एक वह धन जो श्रम से आता है और दूसरा वह धन जो आपकी संपत्ति से आता है। अगर आप जीवन भर कड़ी मेहनत करना चाहते हैं तो धन के लिए काम करते रहें, जैसा अधिकतर लोग करते हैं। दुविधा का अगला बिंदु तब आया जब वक्ता ने कहा, अच्छा, अगर आप सभी लोग हर महीने $3000 की अंतरित कमाई करना चाहते हैं तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह आपको जिंदगी भर मिलता रहेगी, चाहे आप काम करें या नहीं करें। हालांकि ज्यादातर श्रोताओं ने इस विचार पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, परंतु मुझे दिख रहा था कि ज्यादातर लोगों को यह संभव नहीं लग रहा था, और इसके अलावा ज्यादातर लोग ये चाहते थे कि $3000 महीने की यह अंतरित कमाई उन्हें सिर्फ अगले महीने हो जाए। वे कुछ सालों तक मुफ्त काम करने और बिजनेस बनाने के लिए तैयार नहीं थे, जिससे उनकी आमदनी हमेशा के लिए सुनिश्चित हो जाएगी। यह मेरा अनुमान है कि वहाँ पर बैठे ज्यादातर लोग अभी भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के या कर्मचारी की तरह सोच रहे थे, जो धन के लिए काम करता है, न कि बिजनेस मालिक और निवेशक की तरह जो अपने एसेट से संपत्ति हासिल करने के लिए काम करता है। एक अलग तरह का धन। अमीर लोगों के ज्यादा अमीर बनने का सीधा सा कारण यह है कि अमीर लोग एक अलग तरह के धन के लिए काम करते हैं। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नीचे दिया गया डायग्राम इस अंतर को स्पष्ट करने में मदद करेगा। अगर आप इस डायग्राम से परिचित नहीं हैं, जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डायग्राम है, या आप इसके बारे में अधिक स्पष्टि चाहते हैं, तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि या तो आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ लें या फिर अपने उस मित्र से बात करें जिसने यह पुस्तक पढ़ी है और उससे इसे समझाने के लिए कहें। इस डायग्राम को समझाना बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे अमीर डैडी के कई सबक समझने के लिए इसे समझना लगभग अनिवार्य है। जैसा मेरे अमीर डैडी अक्सर कहते थे, मेरे बैंकर ने मुझसे कभी मेरा रिपोर्ट कार्ड नहीं मांगा, मेरा बैंकर मुझे मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगता है। अमीर डैडी यह भी कहते थे, जब आप स्कूल छोड़ देते हैं तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका रिपोर्ट कार्ड है। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके फाइनेंशियल IQ का पैमाना है। इससे आप यह समझ जाएंगे कि यह डायग्राम हर उस व्यक्ति के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है जो आर्थिक स्वतंत्रता या प्रचुर संपत्ति हासिल करना चाहता है। फोकस का अंतर। E और S तथा B और I के बीच के अंतर को बेहतरीन तरीके से समझने का एक तरीका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रयोग है। कोऑर्डिनेट के दाएं और कोऑर्डिनेट के बाएं हिस्से के बीच का अंतर फोकस का अंतर है। नीचे यह समझाया गया है कि मेरा क्या अर्थ है। सीधे सीधे कहा जाए तो E और S कोऑर्डिनेट के लोगों का ध्यान यहाँ लगा रहता है और B और I कोऑर्डिनेट के लोगों का ध्यान यहाँ लगा रहता है। क्या आप अब भी धन के लिए काम कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा दिखाया गया मूलभूत अंतर यह है कि E और S कोऑर्डिनेट के लोग धन के लिए काम करते हैं। B और I कोऑर्डिनेट के लोगों का ध्यान धन के लिए काम करने में नहीं, बल्कि संपत्ति बनाने या एसेट हासिल करने में लगा रहता है। इसी कारण B और I कोऑर्डिनेट की व्यक्ति की संपत्ति E और S कोऑर्डिनेट के व्यक्ति की संपत्ति से अधिक होती है। अगर B या I कोऑर्डिनेट का व्यक्ति काम करना बंद कर देता है, तभी भी उसकी संपत्ति काम करती है और उसके लिए धन कमाती है। 3 तरह की संपत्ति। संपत्ति वाले कॉलम से मुख्य रूप के 3 तरह की संपत्ति पाई जाती है। दोस्तों, आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक बार रीड भी कर देता हूँ। पहला B कोऑर्डिनेट बिजनेस, दूसरा रियल एस्टेट, तीसरा पेपर एसेट। बाकी आप डायग्राम में देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता की आसान योजना। मैंने और मेरी पत्नी ने युवावस्था में ही अमीर बनकर रिटायर्ड होने के लिए जिस आसान योजना का पालन किया
वो यह थी कि पहले बिजनेस बनाओ और फिर रियल एस्टेट में निवेश करो। जैसे मैंने कहा, इसमें हमें 1985 से 1994 तक का समय लगा और हमने जब शुरू किया तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। जब हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर रिटायर हुए तो हमारे पास एक भी शेयर या म्यूचुअल फंड नहीं था। वो हमारी आसान योजना थी और हमने अपनी योजना का पालन किया। कई लोगों ने मुझसे यह पूछा, आपने अपना बिजनेस पहले क्यों बनाया? इस सवाल के 3 जवाब हैं। पहला जवाब यह है कि बिजनेस बनाने से हमें बहुत अधिक धन मिलना संभव हुआ। इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने उन 11 तरीकों की सूची दी है जिसके द्वारा कोई आदमी अमीर बन सकता है। जैसे धन के लिए किसी से विवाह करना। किम और मेरे लिए अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका बिजनेस बनाना था। दूसरा जवाब यह है कि अमेरिका के टैक्स कानून उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जो बी कोऑर्डिनेट से धन कमाते हैं और उन लोगों को सजा देता है जो ई कोऑर्डिनेट से धन कमाते हैं। सबसे अंत में तीसरा जवाब है बिजनेस बनाना और रियल एस्टेट में निवेश करना। ज़्यादातर अमीर लोग इसी योजना पर चलते हैं। मैं किस तरह रियल एस्टेट खरीद पाया? 2000 के स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद कई लोग अब जागने लगे थे। उन्हें यह एहसास होने लगा कि स्टॉक और म्यूचुअल फंड जोखिम भरे हैं। स्टॉक मार्केट के क्रैश के बाद कई लोगों के मन में रियल एस्टेट में निवेश करने का ख्याल आया। समस्या यह थी कि कई लोगों के पास रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए या उन जगहों पर रहने के लिए जहां रियल एस्टेट महंगी थी पर्याप्त धन नहीं था। मुझे अक्सर यह सवाल पूछा जाता है, मैं किस तरह रियल एस्टेट खरीद सकता हूं जबकि मेरे पास किराया चुकाने के बाद मुश्किल से पैसे बचते हैं? मेरा जवाब हमेशा वही रहता है। मैं हमेशा कहता हूं, अपनी दिन की नौकरी करते रहो और पार्ट टाइम बिजनेस बनाना शुरू कर दो। एक बार आपका बिजनेस धन कमाने लगे तो आपका दूसरा कदम होगा कि अपनी दिन की नौकरी करते ही रहना और बिजनेस से होने वाली अंतरित आमदनी से रियल एस्टेट में निवेश खरीदना। इस तरह आप धन के लिए जिंदगी भर काम करते रहने के बजाय पूंजी की 2 श्रेणियां बनाना शुरू कर देते हैं। 3 प्रकार की वृद्धि। वित्तीय सफलता के लिए जिस तरह 3 अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं, शैक्षिक, प्रोफेशनल और वित्तीय शिक्षा जरूरी है, उसी तरह असली दुनिया में वित्तीय सफलता के लिए 3 प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता होती है। यह है, पहला मानसिक बुद्धि, आमतौर पर वह जिसे स्कूल में IQ नापा जाता है। दूसरा भावनात्मक बुद्धि। यह कहा गया है कि भावनात्मक बुद्धि मानसिक बुद्धि से 25 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। भावनात्मक बुद्धि के उदाहरण हैं बहस करने के बाद भी ठंडे बने रहना, किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना जिसके बारे में आप जानते हैं कि लंबे समय में वह अच्छा जीवन साथी नहीं होगा, और विलंब से संतुष्ट के लिए तैयार रहने की आदत जो तत्काल संतुष्टि चाहने के विपरीत है, और तत्काल संतुष्टि की आशा करना कई वर्तमान वित्तीय समस्याओं का कारण है। तीसरा, वित्तीय बुद्धि। मेरे अमीर डैडी कहते थे, आपकी वित्तीय बुद्धि आपके व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नापी जाती है। आपकी वित्तीय बुद्धि इस बात से नापी जाती है कि आप कितना धन कमाते हैं, आप कितना धन रख पाते हैं, आपका धन आपके लिए कितनी कड़ी मेहनत करता है और आप उस धन को कितनी पीढ़ियों तक हस्तांतरित कर पाते हैं। स्मार्ट लोग अमीर बनने में असफल क्यों रहते हैं? कई स्मार्ट लोग जैसे मेरे गरीब डैडी अमीर बनने में असफल रहते हैं। हालांकि उनका IQ लेवल बहुत अच्छा रहता है और स्कूल में उनका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहता है। इसका कारण यह है कि उन्हें वित्तीय सफलता और संपत्ति के संग्रह के लिए आवश्यक भावनात्मक वृद्धि का अभाव होता है। कम फाइनेंशियल IQ के बारे में आम लक्षण हैं। पहला, वे बहुत धीमे धीमे अमीर बनते हैं क्योंकि वे धन के खेल को बहुत सावधानी से खेलते हैं। क्योंकि वे ई कोऑर्डिनेट में नौकरी करते हैं, इसीलिए वे अपनी आमदनी का अधिक प्रतिशत हिस्सा टैक्स में दे देते हैं और इसी वजह से बुद्धिमानी से निवेश करने में असफल रहते हैं और अपने धन को बैंकों में रखते हैं। बहुत कम ब्याज कमाते हैं और उन्हें ब्याज से जो थोड़ी बहुत रकम मिलती है उस पर भी ऊंची दर का टैक्स लगता है। दूसरा, बहुत जल्दी अमीर बनने की कोशिश करना। इन व्यक्तियों में धैर्य नाम की भावनात्मक बुद्धि का अभाव होता है। यह व्यक्ति अक्सर नौकरियां बदलते रहता है। यह एक ज़बरदस्त विचार से दूसरे ज़बरदस्त विचार पर कूदता रहता है। यह लोग कुछ शुरू करते हैं फिर उसे उब जाते हैं और छोड़ देते हैं। भाव वेग में खर्च करना। इस व्यक्ति की शर्म करने के लिहाज से प्रिय आदत शॉपिंग करना है। ऐसे लोग तब तक खरीदारी करते हैं जब तक कि वे गिर नहीं जाएं। अगर उनके पास धन है तो वे उसे किसी भी सनक पर खर्च कर देते हैं। ऐसे लोग कहते हैं, धन मेरी उंगलियों से फिसल जाता है। चौथा,
किसी मूल्यवान व्यक्ति का स्वामी बन पाने की अयोग्यता। दूसरे शब्दों में, इस व्यक्ति के पास वही वस्तु होती है या वो उन चीज़ों के लिए काम करता है जो उसे गरीब बनाती है। उदाहरण के लिए, मैं कई ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिन्हें रियल एस्टेट में निवेश किया है। जैसे ही वे इसके मालिक बनते हैं, वे इसे बेच देते हैं, कमाई को लेते हैं और उससे क्रेडिट कार्ड का बिल या स्टूडेंट लोन का भुगतान कर देते हैं, या एक नई नाव खरीद लेते हैं, या फिर छुट्टियां मनाने कहीं चले जाते हैं। दूसरे शब्दों में, वो इन चीज़ों को कसकर पकड़े रखते हैं जिनका बहुत कम मूल्य है और उन चीज़ों को बेच देते हैं जिनका असली मूल्य है। इन्हीं लोगों में से कई बिजनेस बनाने के बजाय किसी और के लिए काम करना बेहतर समझते हैं और वे किसी ऐसी चीज़ में कड़ी मेहनत करते हैं जो कभी उनके स्वामित्व में नहीं हो पाएगी। डर की भावना इतनी प्रबल होती है कि स्वतंत्रता के लिए काम करने के बजाय सुरक्षा के लिए काम करना पसंद करते हैं। अनिवार्य है। भावनात्मक बुद्धि फाइनेंशियल बुद्धि के लिए अनिवार्य है। यह अध्ययन मेरे रेडियो इंटरव्यू से शुरू हुआ था। मेरे इंटरव्यू से शुरू इसलिए किया क्योंकि वह युवक भावनात्मक रूप से अनियंत्रित था। स्पष्ट रूप से वो मानसिक रूप से बहुत प्रभावशाली था, परंतु उसकी भावनाएं उसे आतंकित रूप से सोचने पर मजबूर कर रही थी। अगर आप भावनात्मक रूप से अनियंत्रित हैं तो फाइनेंशियल चुनौतियों को सुलझाने के आपके अवसर बहुत कम हो जाएंगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो असली दुनिया में भावनात्मक बुद्धि मानसिक बुद्धि से अधिक महत्वपूर्ण है। ऊंचे फाइनेंशियल आईक्यू के लिए ऊंचा भावनात्मक आईक्यू होना अनिवार्य है। अमेरिका के सबसे अमीर निवेशक वॉरेन बफेट का कहना है, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह अपने धन पर नियंत्रण नहीं रख सकता है। जब मैं अधिक युवा था तो मैं भावनात्मक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ रहा। मैं आज के लिए जीने में विश्वास रखता था। यह भी एक कारण है कि मुझे 47 वर्ष के पहले वित्तीय स्वतंत्रता नहीं मिली, हालांकि मैं जानता था कि इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जब भी मैं ज़्यादा ऊपर उड़ता था या अनियंत्रित हो जाता था, यानी या तो फटाफट अमीर बनना चाहता था या कुटा की वजह से छोड़ना चाहता था, तो अमीर डैडी अक्सर कहा करते थे, जब तुम बड़े हो जाओ तो वापस लौट आना, तब मैं तुम्हें आगे सिखलाऊंगा कि अमीर कैसे बना जाता है। क्या आप भावनात्मक आईक्यू सुधारना चाहते हैं? मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मेरा भावनात्मक आईक्यू जितना ज़्यादा बढ़ता है, मेरी ज़िंदगी उतनी ही बेहतर बन जाती है। मैरीन कोर में रहने के बाद मैं न सिर्फ आवेदनशील हो गया, बल्कि मैं बहुत हिंसक और तुनक मिजाज भी हो गया। जब मैं वियतनाम से लौटा तो मेरे अमीर डैडी ने कहा, तुम्हारे गर्म स्वभाव और तत्काल प्रतिक्रिया ने तुम्हें वियतनाम में जिंदा रखा, परंतु तुम्हारी यही भावनाएं तुम्हें बिजनेस की दुनिया में मार डालेंगी। अमीर डैडी ने जोर देकर यह सुझाव दिया कि अगर मैं अपना फाइनेंशियल आईक्यू सुधारना चाहता था, उसके लिए मुझे अपना भावनात्मक आईक्यू सुधारने के लिए मेहनत करनी चाहिए। जब अपनी भावनाओं पर मेरा नियंत्रण ठीक हुआ तो मेरा विवाह सुधर गया, मेरी बिजनेस योग्यताओं में सुधार हुआ और इसी तरह मेरी निवेश योग्यताओं में भी सुधार हुआ। अपने गुस्से को दूर रखने से मेरी सेहत भी सुधर गई, हालांकि कई बार यह अब भी मुझ पर नियंत्रण कर लेता है। अपनी भावनात्मक बुद्धि को बढ़ाने की दिशा में मेरा पहला कदम यह स्वीकार करना था कि मुझे इसे सुधारने की ज़रूरत है। अगर आप मेरे जैसे हैं, यानी आप हमेशा थोड़ी अधिक भावनात्मक परिपक्वता का परिचय दे सकते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण स्थल हो सकता है। मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के सबसे फ़ायदों में से एक यह है कि वह आपको भावनात्मक आईक्यू को विकसित करता है। हर बार जब भी उसका सामना ऐसे लोगों से होता है जो छोड़ देते हैं या झूठ बोलते हैं, हर बार जब आप अपने डरों, अपनी निराशाओं, अपनी कुठाओं, अपनी धैर्यहीनता को एक बेहतर व्यक्ति बनने के लिए जीते हैं, तो आप अपने भावनात्मक आईक्यू को बढ़ा लेते हैं। दूसरे शब्दों में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बढ़िया जगह है जहां पर खुद को बेहतरीन तरीके से जान पाते हैं और अपने आप को सुधारने में मेहनत कर सकते हैं। आपने आपसे यह सवाल पूछा, मेरी भावनाएं किस तरह मेरी ज़िंदगी में हस्तक्षेप कर रही हैं? क्या मेरी भावनाओं के कारण मेरे व्यक्तित्व में भी कमियां हैं? पहला, अधिक संकोच। दूसरा, रिजेक्शन का डर।
तीसरा, सुरक्षा की आवश्यकता। चौथा, धैर्य की कमी। पाँचवा, बहुत चिड़चिड़ाना। छठवां, कोई बुरी लत। सातवां, भाववेग में काम करना। आठवां, बहुत गुस्सा। नौवां, बहुत धीमे धीमे बदलना। 10वां, आलस। 11वां, आपका विकल्प है, कुछ भी लिख लीजिए। एक बार फिर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का एक बड़ा लाभ ये है कि यह आपकी भावनात्मक वृद्धि को जांच करेगा और कई प्रकरणों में इसमें भारी सुधार करेगा। एक बार आप भावनात्मक IQ को सुधारना शुरू करते हैं तो आप शायद यह पाएंगे कि आपके जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी सुधार हो रहा है। आप यह पाएंगे कि अब लोगों से बात करना अधिक आसान हो गया है। आप अधिक स्पष्ट रूप से अपनी बात को कह पाते हैं। आप अपनी भावनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर पाते हैं। और जब आप ये सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से करते हैं तो आपका बिजनेस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। अधिक धैर्य होने से आपके पास बेहतरीन निवेश बनाने का बेहतर अवसर होगा। अपनी भावनात्मक बुद्धि को विकसित करने से आपका विवाह सुधर सकता है। यदि आप विवाहित हैं या विवाह करना चाहते हैं, और हम सभी जानते हैं कि विवाह का विषय कितना भावनात्मक हो सकता है, आप बेहतर अभिभावक भी बन सकते हैं और अपने बच्चे को बेहतर तरीके से परवरिश कर सकते हैं। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बनाने में कुछ सालों का निवेश करके आपके जीवन में कई क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि जीवन एक बहुत भावनात्मक विषय है। एक बेहतर विवाह। किम और मेरे लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की हमारी योजना विवाह के लिए बहुत बढ़िया साबित हुई। 0 से शुरू करते हुए हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिस पर हम दोनों इकट्ठे काम कर सके। मैं यह कहूँगा कि बिजनेस बनाने के उतार चढ़ाव का सामना करने की वजह से हमारे विवाह में कई चुनौतियाँ आई, परंतु अंत में इसकी वजह से हमारा विवाह ज़्यादा मजबूत हुआ। हमने इकट्ठे जोखिम लिए, घाटों को इकट्ठे सहन किया और अपनी जीत का जश्न इकट्ठे मनाया। जैसा पहले ही कहा जा चुका है, हमारी योजना आसान थी। 1985 में किम और मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। जब हमारा बिजनेस बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ, 1991 में हमने रियल एस्टेट में पहला निवेश किया। 1994 में हमने अपना बिजनेस बेच दिया, अधिक रियल एस्टेट खरीदी और बाकी ज़िंदगी के लिए आर्थिक रूप से चिंता मुक्त होकर रिटायर्ड हो गए। वह एक आसान योजना थी और हमने हमारे जीवन को अधिक आसान और सुखी बना दिया। जैसा कि हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं, धन पारिवारिक कलह का एक प्रमुख कारण है। आज हमारा विवाह बेहतर है, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास धन है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने बिजनेस को इकट्ठे बनाया। जब हम भावनात्मक रूप से अधिक पर्याप्त हुए तो अलग अलग रास्ते पर जाने के बजाय हम लोग एक ही रास्ते पर चलते चलते करीब आ गए। मैं कई लोगों को यह कहते सुनता हूँ, अरे मैं अपने पति के साथ कभी काम नहीं कर सकती, मैं उसको इतने लंबे समय तक नहीं झेल सकती। मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मैं किम के बिना इतना सफल नहीं हुआ होता। और अगर हम लोग अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग नौकरियाँ कर रहे होते तो हमारी वैवाहिक ज़िंदगी इतनी सुखद नहीं होती। अगर हम अलग अलग काम करते तो हम आगे चल के एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। बिजनेस को इकट्ठे बनाने और इकट्ठे निवेश करने की वजह से हमारा विवाह सुदृढ़ हुआ, क्योंकि हमारे पास अपने मतभेदों को सुलझाने का समय था। हम इकट्ठे करीब आए, एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगे, एक दूसरे का अधिक सम्मान करने लगे, भावनात्मक रूप से इकट्ठे परिपक्व हुए और अंत में एक दूसरे के साथ ज़्यादा सुखी हुए। और मेरे लिए ये अमूल्य रहा। हालांकि अब भी हमारे बीच मतभेद है, परंतु आज हम जानते हैं कि एक दूसरे के प्रति हमारा प्रेम उन मतभेदों से ज़्यादा प्रबल है। दो लोगों के बीच सुखी विवाह निश्चित रूप से भावनात्मक वृद्धि के कारण होता है, ना कि अच्छे नंबर लाने वाले दो लोगों के बीच हुआ विवाह जो अच्छी नौकरी करके काफ़ी अच्छे पैसे कमा रहे हैं। कुछ सफल नेटवर्क मार्केटर असफल क्यों होते हैं? इतने वर्षों में मैंने कई सफल नेटवर्क मार्केटर से मिला हूं, जिन्होंने अपने बिजनेस से ढेर सारी दौलत कमाई है। मैं कुछ ऐसे नेटवर्क मार्केटर से मिला हूं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा बिजनेस नेटवर्क बनाया और फिर सब कुछ गंवा दिया। क्यों? एक बार फिर इसका जवाब आपको भावनात्मक बुद्धि में मिलेगा। रे नाम का व्यक्ति उस सफल नेटवर्क मार्केटिंग का एक उदाहरण है जो बाद में असफल हुआ। रे दक्षिणी कैलिफोर्निया में रहता था। वो कॉलेज से निकलने के तुरंत बाद एक हेल्थ फूड स्टोर चेन के लिए काम करने लगा
और उसे जल्दी ही इस स्टोर का मैनेजर बना दिया गया। रे के पास क्योंकि बायोकेमिस्ट्री की डिग्री थी, इसीलिए उसकी स्वास्थ्य में बहुत रुचि थी। एक दिन एक ग्राहक अंदर आया और उसने रे को हेल्थ प्रोडक्ट्स की नई श्रृंखला दिखाई। रे ने उन प्रोडक्ट्स का प्रयोग किया और पाया कि वे बहुत अच्छे हैं। रे तत्काल अपने बॉस के पास गया और उससे पूछा कि क्या वह उन्हें अपने स्टोर में रख सकता है। बॉस ने कहा नहीं। धैर्यहीन और आवेगपूर्वक स्वभाव का होने के कारण रे ने तत्काल अपनी नौकरी छोड़ दी और इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अवसर में शामिल हो गया। 3 साल तक रे ने बिजनेस का अध्ययन किया और इससे सीखा। वह कुछ वर्षों तक आर्थिक रूप से संघर्ष करता रहा और तभी अचानक कुछ दिमाग चला। रे ने ई कोऑर्डिनेट की मानसिकता को छोड़कर बी कोऑर्डिनेट की मानसिकता हासिल कर ली। उसका बिजनेस धमाके के साथ बढ़ गया और जल्दी ही वह एक सप्ताह में उससे अधिक धन कमा रहा था जितना कि हेल्थ फूड स्टोर में अपनी 1 साल की नौकरी में कमा पाता। जल्दी ही रे मंच पर इस बिजनेस में आने वाले सभी नए लोगों से बातें करने लगा। वह नया स्टार था। समस्या यह थी कि स्टेज और स्टार बनना उसके दिमाग पर चढ़ गया। वह घमंडी और अति आत्मविश्वासी हो गया, जो कम भावनात्मक बुद्धि का परिचय है। वह उन लोगों से बहस करने लगा जिन्हें उसे यह बिजनेस करना सिखाया था। उसे लगता था कि वह उन लोगों से ज़्यादा स्मार्ट था क्योंकि उसके पास ज़्यादा अच्छी कार थी, ज़्यादा अच्छा घर था और उसके पास ज़्यादा पैसे आ रहा था। पैसों ने दरअसल उसके दिमाग को बोरा दिया। एक नई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू हो रहा था। उनके पास भी एक उत्कृष्ट हेल्थ प्रोडक्ट लाइन थी और वे रे जैसे सितारों की तलाश में थे जो अपनी पुरानी कंपनी से दल बदल कर उनकी कंपनी में आ जाएं। रे को इस बात के लिए राजी करने में नए बिजनेस मालिकों को ज़्यादा समय नहीं लगा कि वे पुरानी संपादित कंपनी को छोड़कर उनकी नई कंपनी में आ जाए। रे ने यह छलांग इसलिए लगाई क्योंकि वह सबसे नीचे की सीढ़ी से शुरू करना चाहता था, जल्दी शुरू करना चाहता था और ज़्यादा बड़े बिजनेस को अधिक जल्दी बनाना चाहता था। रे ने अपनी टीम के कुछ सदस्यों को भी अपने साथ मिला लिया। 3 साल बाद रे दिवालिया हो चुका था। क्यों? मेरी समझ में इसके 2 कारण थे। एक तो यह कि नई कंपनी के मालिक भी रे जैसे ही थे, उनमें भी धैर्य नहीं था और वे भाव वेग में काम करते थे। वे भी बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते थे। दूसरा कारण यह कि रे की तरह नई कंपनी मालिक भी धन के खराब मैनेजर थे। वे चमक दमक और दिखाई में विश्वास करते थे। वे पैसे उछालते थे और अर्थहीन बातें करते थे। अपने बिजनेस में दोबारा निवेश करने के बजाय और रियल एस्टेट में दोबारा निवेश करने की बजाय, यानी असली संपत्ति हाजिर करने की बजाय, उन्होंने संपत्ति के प्रतीकों को खरीदा। क्या आपको याद है कि इस अध्याय के शुरू में मैंने यह जिक्र किया था, गरीब लोग अक्सर मूल्यवान चीज़ों के साथ असहज अनुभव करते हैं। रे और नए बिजनेस के संस्थापक इसी श्रेणी में आते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इसीलिए रे और नई कंपनी के मालिक असली संपत्ति खरीदने में असफल हुए। इसके बजाय उन्होंने तेज कारें खरीदी, तेज महिलाएं पसंद की और तेज गति से वे बिजनेस से बाहर चले गए और वे दिवालिया हो गए। एक जैसे पंख वाले पंछी एक साथ उड़ते हैं। आज रे एक नए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से दूसरे नए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में छलांग लगाता फिर रहा है। हर बार जब भी मैं उसे देखता हूँ, उसके पास एक नया बिजनेस अवसर होता है और प्रमोट करने के लिए एक नई प्रोडक्ट लाइन होती है। रे ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाना सीख लिया, परंतु वह इस बिजनेस में सफल नहीं हो। वह इसलिए असफल हुआ क्योंकि उसकी भावनाएं उसके विचार पर हावी हो गई। मेंढक नहीं बने। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ बदलना गलत है। मैं जानता हूँ कि ऐसा होता है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कई लोग रे की तरह होते हैं जो आदर्श बिजनेस, आदर्श प्रोडक्ट और आसान पैसे की तलाश में इस कंपनी से उस कंपनी की तरफ छलांगे मारते रहते हैं। कई लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपनी भावनात्मक बुद्धि को विकसित करने में असफल रहते हैं, जो मेरी राय में बिजनेस में उतरने के प्रमुख। दूसरे शब्दों में, किसी कंपनी को छोड़ने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते आपके पास भावनात्मक कारणों के बजाय ठोस और सही कारण हो। एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर छलांग लगाना मेंढकों के लिए अच्छा हो सकता है, परंतु यह बिजनेस मालिकों के लिए अच्छा नहीं होता। जैसा मेरे दोस्त ने कहा था, मेंढक होने के साथ एक समस्या है कि ना सिर्फ आपको अपने पूरे दिन
कीड़ों का पीछा करने में बिताना होता है, बल्कि आपको उन कीड़ों को खाना भी होता है जिन्हें आपने पकड़ा है। संदेह ये है, एक बार आपको कोई ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मिल जाए जो आपके लिए सही है, तो उस बिजनेस को और अपने आप को इकट्ठे विकसित होने में समय दें। कीड़ों का पीछा करने वाले मेंढक की तरह नहीं बने। सफल नेटवर्क मार्केटर्स अधिक सफल क्यों बनते? यह मेरा सौभाग्य है कि मेरी मुलाकात कुछ बेहद सफल नेटवर्क मार्केटर बिजनेस मालिकों से हुई। कई मुझसे और यहाँ तक कि मेरे अमीर डैडी से भी बहुत अधिक सफल थे। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफलता का फॉर्मूला भी वही था जो अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था। फॉर्मूला यह है, पहला, बिजनेस बनाओ। ज़मीन से बिजनेस को ऊपर उठाने में आमतौर पर 5 साल का समय लगता है। मैं जानता हूँ कि इसमें कम समय भी लग सकता है और इसमें इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है। बहरहाल कोई भी बिजनेस एक बच्चे की तरह होता है, उसे बढ़ने के लिए समय चाहिए। दूसरा, बिजनेस में दोबारा निवेश करें। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रे और कई दूसरे लोग इसे करना पसंद नहीं करते। अपनी पूंजी का दोबारा निवेश करने के बजाय उन्हें जितना पैसा मिलता है वे उतनी ही तेज़ी से उसे खर्च कर देते हैं। वो जल्दी ही क्रेडिट पर खरीदते हैं, नई कारें, नया घर, नए कपड़े और अच्छी छुट्टियां इत्यादि। अपने बच्चों को बढ़ाने में मदद करने के बजाय वे उस बच्चे के लंच मनी को चुरा लेते हैं और बच्चा भूख से मरने लगता है। दुर्भाग्य से रे जैसे लोगों की कहानियां हर बिजनेस में बहुत आम हैं। अमेरिका में इतने कम लोगों के अमीर होने का, चाहे बाकी लोग बहुत से पैसे कमा लें, एक प्रमुख कारण यह है कि वे अपने बच्चों के लंच मनी को खिलौने पर और उन चीज़ों पर खर्च कर देते हैं जिससे उनके अहम को संतुष्टि मिल सकती है। किस तरह बिजनेस में दोबारा निवेश किया जाता है? एक पारंपरिक बिजनेस के रूप में rich.com दोबारा निवेश कर रही है। हमारी वेबसाइट को सुधारने, लाइव वेब गेम कैश फैलो 101 और कैश फैलो फॉर किड्स बनाने और स्कूली पाठ्यक्रम बनाने में लाखों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। ये इस बात के उदाहरण हैं कि पारंपरिक बिजनेस किस तरह बिजनेस में दोबारा निवेश करते हैं। कुछ और उदाहरण हो सकते हैं, वेयर हाउस बनाना, कुछ और ट्रक खरीदना या राष्ट्रीय विज्ञापन में पैसे खर्च करना इत्यादि। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में दोबारा निवेश करने का यह अर्थ हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को 10 लोगों से फैलाकर 20 लोगों तक ले जाएं। इसका यह अर्थ भी हो सकता है कि आप अपने डाउनलाइन को ज़्यादा गहराइयों तक जाने में मदद करें और इसके लिए अपना कुछ समय दें। अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के साथ एक बढ़िया बात यह है कि इनमें आपको अपने बिजनेस में दोबारा निवेश करने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत नहीं होती। आखिरी बिंदु यह है कि सच्चा बिजनेस मालिक बिजनेस बनाने के लिए निवेश करना और दोबारा निवेश करना कभी बंद नहीं करता। कभी भी बिजनेस में बहुत से लोग इसलिए परचून संपत्ति हासिल नहीं कर पाते क्योंकि वे अपने बिजनेस में लगातार दोबारा निवेश नहीं करते। तीसरा, रियल एसेट में निवेश। रियल एसेट क्यों? 2 कारण हैं। एक तो यह कि टैक्स कानून उन बिजनेस मालिकों के पक्ष में बनाए गए हैं जो रियल एसेट में निवेश करते हैं। परिशिष्ट वाले अध्याय में मेरे टैक्स सलाहकार डियान कैनेडी यह बताती हैं कि किस तरह एक रियल एस्टेट और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक दूसरे के लिए बने हैं। दूसरा कारण यह है कि आपका बैंकर आपको रियल एस्टेट के लिए हफ्ते हफ्ते लोन दे देगा। आप अपने बैंकर से जरा पूछकर देखिए कि क्या वो आपको म्यूचुअल फंड या स्टॉक पर 6.5% के दर पर 30 सालों का लोन देगा। वे लोग आपको अपने बैंक से हफ्ते हफ्ते भगा देंगे। एक चेतावनी, मैं आपको पहले बिजनेस बनाने के सुझाव इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि रियल एस्टेट में निवेश करने में समय, शिक्षा, अनुभव और धन लगता है। अगर आपके पास अतिरिक्त स्थायी आय और टैक्स लाभ नहीं है तो बी कोऑर्डिनेट बिजनेस के साथ आते हैं तो रियल एस्टेट या तो जोखिम भरा है या फिर बहुत धीमा है। यह बहुत जोखिम भरा इसलिए है क्योंकि रियल एस्टेट में गलतियाँ, खास करके प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में की गई गलतियाँ बहुत महंगी साबित हो सकती हैं। बहुत से लोग रियल एस्टेट में अमीर बनने में इसलिए असफल रहते हैं या वे बहुत धीमे अमीर इसलिए बन पाते हैं क्योंकि उनके पास वह अतिरिक्त कैश नहीं होता जो बिजनेस मालिकों के पास अक्सर होता है। यथार्थ में सरसरी रियल एसेट सौदे आमतौर पर बहुत महंगे होते हैं। अगर आपके पास धन नहीं है तो आपको रियल एस्टेट के वही सौदे मिलेंगे जिनमें पैसे वाले लोगों की कोई रुचि नहीं है। आज मैं कई लोगों से मिलता हूं जो डाउन पेमेंट किए बिना रियल एस्टेट निवेश की तलाश में हैं। हालांकि ऐसे सौदे मौजूद हैं, परंतु वो ऐसे सौदे की सिर्फ इसलिए तलाश करते हैं क्योंकि उनके पास डाउन पेमेंट में देने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप में रियल एस्टेट की शिक्षा, अनुभव और धन का अभाव है तो डाउन पेमेंट के बिना किया गया निवेश आपके जीवन का सबसे महंगा निवेश साबित हो सकता है। इसीलिए पहले बिजनेस बनाइए, फिर बिजनेस में दोबारा निवेश कीजिए और तीसरे नंबर पर रियल एस्टेट खरीदिए।
गोल्डन लाइन, पहले बिजनेस बनाइए, फिर बिजनेस में दोबारा निवेश कीजिए और तीसरे नंबर पर रियल एस्टेट खरीदिए। चौथा, विलासित की वस्तुएं खरीदिए। हमारी विवाहित जिंदगी के ज़्यादा समय किम और मैं बड़े घरों में नहीं रहे या बहुत शानदार कारों में नहीं घूमे। बरसों तक हम एक छोटे से घर में रहे जिसकी मार्केटेज पेमेंट में हमें $400 प्रति माह की लागत आती थी। हालांकि हम उस छोटे से घर में रहते थे और सामान्य कार चलाते थे, परंतु हम उस समय अपना बिजनेस बना रहे थे और रियल एस्टेट में निवेश कर रहे थे। आज हम एक ज़्यादा बड़े घर में रहते हैं और हम दोनों के पास कुल मिलाकर 6 कारें हैं, परंतु हमारे पास अपनी संपत्ति जैसे बिजनेस और रियल एस्टेट से बहुत अधिक धन भी आ रहा है। मेरे अमीर डैडी का मार्गदर्शन सिद्धांत था, बिजनेस बनाओ, अपने बिजनेस में दोबारा निवेश करो ताकि वह बढ़ता रहे, रियल एस्टेट में निवेश करो और फिर अपने बिजनेस और रियल एस्टेट की मदद से अपने लिए विलासित की वस्तुएं खरीदो। दूसरे शब्दों में, पहले अपनी संपत्ति को बनाओ या खरीदने में मेहनत करो और फिर अपनी संपत्ति को अपने लिए विलासित की वस्तुएं खरीदने दो। आज किम और मेरे पास एक बड़ा घर है और 6 कारें हैं, परंतु हमें बाकी ज़िंदगी काम करने के लिए इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास नौकरी नहीं, संपत्ति है। आज हम इसलिए काम करते हैं क्योंकि काम करना हमें अच्छा लगता है। यही नहीं, हम इसलिए ज़्यादा अमीर बनते गए क्योंकि हम अमीर डैडी की असली संपत्ति और लागत बढ़ती संपत्ति के आसान 4 कदमों के फॉर्मूले पर चलते थे। हमने बिजनेस बनाया, बिजनेस में दोबारा निवेश किया, रियल एस्टेट में निवेश किया और फिर हमारी संपत्ति ने हमारे लिए विलासित की वस्तुएं खरीदी। अधिकतर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? अधिकतर लोग इस योजना पर नहीं चलते, जबकि यह एक आसान योजना है। अधिकतर प्रेरणाओं में इसकी जवाब भावनात्मक वृद्धि में मिलती है। ज़्यादातर लोगों में इस योजना का पालन करने के लिए आवश्यक धैर्य, अनुशासन और संतुष्टि में विलंब की इच्छा का अभाव होता है। अधिकतर लोग पैसा कमाते हैं और उसे खर्च कर देते हैं। इसीलिए मानसिक IQ या फाइनेंशियल IQ का मामला नहीं है, यह भावनात्मक IQ का मामला है। वास्तव में तीनों IQ में फाइनेंशियल IQ सबसे आसान है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बहुत सारे लोग जो स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते अमीर क्यों बन जाते हैं। इसीलिए मेरे विचार से फाइनेंशियल IQ को भावनात्मक IQ से जोड़ देना चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इस बुद्धि को विकसित करने में किसी की भी मदद कर सकता है। आप पेपर एसेट क्यों खरीदते हैं? आप स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड जैसे पेपर एसेट कब खरीदे? मेरा जवाब मेरे अमीर डैडी का जवाब है। बरसों पहले अमीर डैडी ने मुझे कहा था, सबसे अच्छा एसेट होता है बिजनेस। मैं बिजनेस को नंबर 1 पर सिर्फ इसलिए रखता हूँ क्योंकि यह वो सबसे अच्छा एसेट है जिसके आप स्वामी होते हैं, बस शर्त आप इसके स्वामी होने लायक स्मार्ट हो। दूसरा है रियल एस्टेट और तीसरा है पेपर एसेट। पेपर एसेट को आखिर होने का कारण यह है कि वह खरीदने में सबसे आसान है, परंतु उनका स्वामी होना सबसे जोखिम भरा है। अगर आप पेपर एसेट के जोखिम भरे होने में विश्वास नहीं करते तो जाइए और अपने बैंकर से उन्हें खरीदने के लिए 30 साल का मॉर्टगेज लोन देने की बात करके देखिए। इसीलिए आज लोगों को मैं जो जवाब देता हूँ वो मेरे अमीर डैडी का जवाब है। पेपर एसेट सबसे आखिर में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें खरीदना आसान है, परंतु उनका स्वामी बने रहना जोखिम भरा। एक और कारण ये है कि मैं किसी बिजनेस या रियल एस्टेट में जबरदस्त घाटे का बीमा कर सकता हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं कि स्टॉक मार्केट के शेयर का बीमा कैसे कराया जाता है और म्यूचुअल फंड पर बीमा होता है। यह मैंने आज तक कभी नहीं सुना, पर ऐसा हो सकता है। लोग अपनी नौकरी में खुश क्यों नहीं होते? मेरा एक दोस्त प्रशिक्षित और अनुभवी मानसिक स्वास्थ्य कर्मी है। उसने मुझे कहा कि सुख का एक कारण नियंत्रण है। आपका जितना नियंत्रण होगा आप उतने ज़्यादा सुखी होंगे। दूसरी ओर अगर आप नियंत्रण से बाहर हो या आप नियंत्रण खो देते हो तो आप अक्सर दुखी हो जाते हो। उसने एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिया जो हवाई अड्डे की तरफ कार में तेजी से जा रहा है और अचानक वह 1 मील लंबे ट्रैक जाम में फंस जाता है। निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता और वह ट्रैफिक में रेंगता रहता है। उसे एहसास होता है कि उसका हवाई जहाज छूट जाएगा और उसका खुशनुमा मूड काफूर हो जाता है। यह आदमी सिर्फ इसलिए दुखी बन जाता है क्योंकि उसका ट्रैफिक जाम पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसका सबक संक्षेप में है, नियंत्रण और सुखी करीब रूप से जुड़े होते हैं। इस अध्याय के शुरू में दिए गए रेडियो इंटरव्यू में फ़ोन करने वाले व्यक्ति की तरफ लौटते हुए मैं यही कहूँगा कि वह सुखी नहीं था। मुझे लगता है कि वह दुखी इसलिए है क्योंकि उसने अपने जीवन पर नियंत्रण खो दिया है। हालांकि उसे लगता है कि उसके पास एक सुरक्षित नौकरी है, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। उसने स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश पर भी नियंत्रण खो दिया है। आज दुनिया में खासकर स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद और अर्थव्यवस्था के कमज़ोर होने के बाद और 11 सितंबर के आतंकवादी हमले के बाद कई लोग यह महसूस करते हैं कि उन्होंने नियंत्रण खो दिया है और इसी वजह से वो दुखी हो जाते हैं।
नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाने और फिर रियल एस्टेट में निवेश करने का एक बड़ा लाभ ये है कि ये दोनों कार्य आपको अपने जीवन पर दोबारा नियंत्रण प्रदान करते हैं और आपका जितना अधिक नियंत्रण होगा आपके पास उतना अधिक सुख होगा और सुख आपके जीवन में एक बहुमूल्य भाव है। संक्षेप में तो सवाल यह है, क्या आप धन के लिए काम कर रहे हैं या संपत्ति के लिए काम कर रहे हैं? अगर आप संपत्ति के लिए काम करना शुरू करना चाहते हैं तो मेरे पास 2 सुझाव है। आगे दिए गए कैश फ्लो कोऑर्डिनेट को देखते हुए मैं सुझाव देना चाहूँगा। दोस्तों आप डायग्राम देख सकते हैं, इन्होंने बी की तरफ इशारा करके लिखा हुआ है पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करो, या आई की तरफ इशारा करते हुए लिखा है रिच डैड का गेम कैश फ्लो 101 खेलो और निवेश करना सीखो। चलिए आगे पढ़ते हैं। अपने खाली समय में अगर आप अगले 3 से 5 सालों तक ये दोनों करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप आर्थिक भविष्य उससे अधिक उज्जवल होगा जो उस स्थिति में होता जब आप वही करते जो अधिकतर लोग कर रहे हैं, यानी नौकरी की सुरक्षा को कसकर पकड़े रखते और म्यूचुअल फंड में अपने धन को निवेश करते। जब कोई व्यक्ति अपने फाइनेंशियल या वित्तीय जीवन का नियंत्रण किसी और के हाथ में दे देता है तो वह सुखी कैसे रह सकता है? इसके अलावा कुछ सवालों में अगर आप बी और आई कोऑर्डिनेट में सफल हो जाती हैं तो आप धन के लिए काम करने के बजाय संपत्ति के लिए काम करेंगे। अगला फायदा, अगले अध्याय में यह पुस्तक बताएगी कि आपके सपने के सच होने का मूल्य क्या है। जिन्होंने कैश फ्लो 101 खेली है उन्हें यह याद होगा कि यह खेल शुरू करने से पहले हर एक को अपना सपना चुनना होता है। मेरे डैडी हमेशा कहते थे अपने सपने से शुरू करो और फिर पीछे की तरफ काम करो। मैंने सबसे अच्छी बात को सबसे आखिर में इसलिए कहा है क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप अपने जीवन में प्रचुर संपत्ति हासिल कर सकते हैं, इसीलिए शायद आप ज़्यादा बड़े सपने देख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को चैप्टर बढ़िया लगा होगा। अगर चैप्टर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और कमेंट कर दें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, आप इसे अपने उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जिसके लिए आप लाइफ में कुछ अच्छा सोचते हैं, आप चाहते हैं कि वो भी ग्रोथ कर सकें। इसे अपने टीममेट के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये बुक बढ़िया लगी हो।